हिंदी की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी एक शौहर की खातिर। चूँकि इसमें उर्दू शब्दों की भरमार है, इसलिए कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसकी मैं स्टोरी लाइन आपको बता देती हूँ, जो इस प्रकार है। दुनिया चाहे कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, हमारे समाज में एक औरत की पहचान उसके शौहर से ही होती है। ट्रेन के सफ़र करने के दौरान उसे 3 हमसफ़र मिली और तीनों ही औरतें, और उन तीनों ने उससे एक ही किस्म के सवाल करने शुरू कर दिए। वो न चाहते हुए भी उनके अनचाहे जवाब देती रही, मगर जब आखिरी स्टेशन पर क्लर्क ने उसे सामान की रसीद देते हुए शौहर का नाम पूछा, तब उसे एहसास हुआ कि हमारे समाज में एक औरत की पहचान के लिए शौहर का होना कितना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कहानी। और ये सब कुछ बस जरा सी बात पर हुआ। मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा, अच्छी भली जिंदगी मुसीबत हो गई। बात यह हुई कि अगले नवंबर में जोधपुर से बम्बई आ रही थी। सब ने कहा, देखो पछताओगी मत जाओ, मगर जब च्यूंटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफ़र लंबा और रेल ज़्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के झपाके, ऊपर से तन्हाई। सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा था, जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हों। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई, दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया। काश मैं कब्रिस्तान में होती, बला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बच्चों को देख देख कर जी हौल रहा था। काश कोई आ जाए, काश काश। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। एकदम से रेल जो रुकी तो एकदम से जैसे पटरियां टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और बच्चियां ज़्यादा। बच्चे ऐसे जो कहत जदा गांव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर सारा मामला मिल गया और वो जुट गए, बाकी के तेल मिलाने और तड़पने लगे। पोटलियां इस कदर बेहंगम और फजूल जगह घेरने वाली वजब से बंधी थीं कि किसी कल बैठती ही ना थीं। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलहदा पटरी पर इस जाविये से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी लोथड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफ़र ने गठरियों की तरफ से गैर मुतमिन होते हुए निहायत फ़िक्रमंद होकर पूछा। मैंने जल्दी से बताया और फिर उनकी तवज्जो उस वज़नी गठरी की तरफ मुफ्तफ़र की जो शायद बर्तनों की थी और जरा सी ठेस से गिरने को तैयार थी। अगर इत्तफाकिया जरा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेज़ी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता। कहाँ से आ रही हो? मैंने जरा कम मुस्तैद से बताया। मैके जा रही हो? जब तक शादी ना हुई हो तब तक जगत में ही हैं और कहीं भी नहीं, यानी मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं। लिहाजा मैं चकराती। सोचा अंदाज़न किस सूबे में शादी होने का खतरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं। मैंने चाहा मौजू बदल जाता तो अच्छा होता, खामख्वाह कौन हमदर्दी वसूल करे। तो फिर ससुराल जा रही होगी। क्यों? जरा इन सवालों के जवाब बहुत फ़लसफ़ियाना होते जा रहे हैं। नहीं तो मैं बम्बई जा रही हूँ। शादी तो नहीं हुई? मैंने जरा दिल में कुछ हकीर होकर कहा। हालांकि शादी के खिलाफ कॉलेज के मुसाहबे में मुझे अव्वल इनाम मिला था, और अब भी। खैर अब तो हाँ। तो मैंने कहा। वो मुतहैयर होकर इतनी ज़ोर से उछली कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया और वो मज़बूहा बकरी की तरह चीखा। मैंने ध्यान बटाने के लिए उनकी तवज्जो बच्चे की तरफ करना चाहा, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूंसने लगी। और मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबान सी नज़रों से देखा। उन्हें मुझ पर मोहब्बत सी आने लगी और मैं डरी कि कहीं वो मुझसे चिमटा कर रोना पड़े। उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलवाया, मगर वो ऐसी ही उदास रहीं। उन्होंने मुझे 2-1 दांव पेच एक अच्छा सा शौहर फंसाने के लिए बताए, जो बाद में तजुर्बा से कतई बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद ज़रूरत से ज़्यादा कबूल हो गई, या शायद मेरी खुदा के हुजूर में कातिबीन की गलती से दोबारा अर्जी पेश हो गई कि एक फ़ौज इंसानों की फिर आई। इस फ़ौज में बड़े बड़े रेशमी बुरके और छतरियाँ जायद तादाद में थीं। उनके साथ गन्ने भी थे, जिनके टुकड़े नाप नाप कर इतने बड़े काटे गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से न रखे जा सकें। उनके बिस्तर और संदूक भी कुछ ऐसे थे जो किसी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी ना हों। इन बीवियों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी। संदूक और पुलंदे घसीट कर तबाह कर दिए। पहले वाली मुसाफिरों की जिद्दी पुटलियाँ
जो शायद ताक में थीं बच्चों और औरतों पर आ गिरीं और वो सब एक दूसरे पर गिरे। कहाँ जा रही हो? वो भी कुछ परेशान थीं। बताया। कहाँ से आ रही हो? बोली, हालांकि अभी ठीक से जमी भी ना थीं। बुर्का फांसी लगा रहा था, मगर बताया। मैके जा रही हो या ससुराल? काश मुझे मालूम होता, मगर चूकने का मौका ना था। ससुराल। मैंने ऐसे कहा कि वो हमसफ़र जो पहले जिरह कर चुकी थीं ना सुन पाएं। क्या करते हैं मियाँ? अब मैंने सोचा कुछ तो करते ही होंगे, बेकार तो काहे को फिरते होंगे। मगर काश वो मुझे ये भी बताते थे तो अच्छा ही था। बहरहाल निखट्टू तो ना होंगे। पर वो खुद ही बोली, रेलवे में हैं? हाँ हाँ, मैंने पुरशौक लहजे से उन्हें यकीन दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मज़े से मुफ्त के टिकट तो मिलेंगे, हिंदुस्तान भर में घूम लूँ। और मुझे तो वर्दी भी इन कमबख्तों की पसंद है, खुसूसन वो टोपी और सलेटी लाल हरी झंडी। अच्छा ही हुआ जो ये बेचारी मिल गई, वरना अपने को तो कभी गार्ड बाबू वगैरह का ख्याल भी ना आया। हाँ, सच तो है। कौन काम पे हैं वो रेल में? किसी ठीक ही काम पर होंगे और क्या। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि गार्ड बाबू की बीवी बनना आसान है, मगर ये तफसील तो ज़रा भारी खुराक है। फिर भी क्या काम करते हैं? रेल में तो हज़ार जायद काम हैं। सीटी कुली मैं ऐसी बौलाई कि कुछ बनना पड़ा। सामने कुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तरा, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और 2 लोटे लिए चला आ रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी हैं। कुली? तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का दौरा उन पर भी पड़ा। मैं चाहती थी हम जरा आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करें, वरना कहीं पहली हमसफ़र ना सुन लें। उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था, मगर एक दफ़ा बात मुंह से निकल जाए तो फिर मैं भी उस पर ही जम जाती हूँ, और यहाँ तो जीने के लाले पड़े थे। हाँ, कुली ही सही, फिर तुम्हें क्या? मैंने ज़रा बुरा मानकर कहा। तुम्हारा मियाँ कुली? हाँ, फिर तुम क्यों चलो, तुम्हारा जी चाहे तुम भी कुली से कर लो। 10 कुलियों से करो, कौन रोकता है? इतने सस्ते में कुली? मगर मैं जरा चुप रही और मजलूम सी सूरत बना ली। बोली, कैसे हो गई तुम्हारी शादी कुली से? फिर सोचने लगी, कुलियों से किस तरह शादियां होती हैं। मैंने चाहा दिल से गढ़ूं किसी कुली की शादी का हाल, मगर वो इस कदर गैर दिलचस्प मालूम हुआ। फिर मैंने कहा, एक कुली था। उन्होंने तवज्जो से सुना। वो रहा करता था। मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूँ करें या कम अज कम सिर हिलाएं। फिर क्या हुआ कि एक दिन की, काश मुझे मालूम होता कि उस वक्त कोई भी किस्सा तो याद ना आया। वो ले जा रहा था सामान। मैंने चाहा वो पूछें, किसका? और उन्होंने पूछा, एक नहायत ही खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? अरे ये तो मालूम ही नहीं पड़ा। खैर, क्या मज़ायका है, कोई बात नहीं। यकीनन होगी ही कोई ना कोई लड़की, कोई खूबसूरत सी ही लड़की होगी। तो वो कुली पे क्यों आशिक होगी? वो आशिक यूं हो गई कि अरे भाई, अब ये क्या मालूम, कोई तो वजह है ही आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर। इतने में एक निहायत भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया, और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक ना होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है। सुने हैं कि इश्क में बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। भला परदेश में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। वैसे ये जसीम भाई के यहाँ जाना है, और वो हैजा के बाद बस इश्क से ही घबराते हैं। खैर, बात गई गुजरी हो गई। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली मुसाफिरा को पता चल ही गया ना। कितना मर्दुई से कहा था, आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल। ये लीजिए, वो कुली भी हाथ से गया। जब नहीं हुई थी, मैंने चाहा शायद मान जाए। हुई क्या? रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा हो सकता। काश गरम गरम चाय की बजाय लोग अमीर अमीर कमाऊ शौहर बेचते होते तो सफ़र के लिए मैं ज़रूर ले लेती। फिर देखा जाता। और मैंने इरादा कर लिया कि अब एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। ऐसा इसमें क्या टोटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर मुसाफिर से नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे। भाई, किसी ने पूछा, हाजिर मियाँ? अरे भाई, अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। वो मेरे मुस्तकबिल से नाउम्मीद होकर बोली। मोटर मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा दो, और कभी कमाऊँ जब ही ना, ऐसे मिले जाते हैं कमाऊ लड़के। मैं रंजीदा हो गई। आखिर ये लड़के कमाऊ क्यों नहीं होते? कमबख्त अच्छे लड़के पहले ज़माने में कितने होते थे, मूली गाजर की तरह। पर अब चाहो कि आंख में लगाने के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो नहीं। इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया। चलो भाई, पहले लड़के तो थे कमाऊ नकटू,
पर अब तो जिसे देखो लड़ाई पर चला जा रहा है। लो साहब, यहाँ तो बीवियाँ ताने दे रही हैं और लड़के हैं कि मरने कटने पर तुले हैं। तुम फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? एक बोली। जैसे आपकी मर्जी, मैंने उस मासूम लड़की की तरह कहा जिसे वालिदैन शादी तय करने के बाद रोशन ख्याल बनने की राय देते हैं। कब करोगी फिर? अब नहीं करोगी तो? अब यानी अभी? मेरे ख्याल में तो अगर जंक्शन तक ठहर जाते तो अच्छा था। क्या? यही कि जब आपकी मर्जी है तो फिर क्यों इस नेक काम में देरी की जाए। कैसा नेक काम? क्या कह रही है लड़की? बहुत ही घबरा गई। मैंने पूछा, भाई शादी क्यों नहीं करती तुम? दूसरी बोली, तुम क्यों नहीं करती शादी? बस, मैं अब काफ़ी जल उठी थी। हालांकि उनका बच्चा मुसलसल दूध पी रहा था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। ओई, मालूम होता है कुछ दिमाग भी ख़राब है। वो बच्चा को और वाज़ह तौर पर लाई ताकि ये ना मालूम हो कि वो सिर्फ गोद में सो रहा है। तो अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? कब की तुमने शादी? मैंने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। हमारे माँ बाप ने की हमारी शादी, हम भला खुद ही क्यों करते? तो आप शादी के खिलाफ हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, मेरे भी माँ बाप ने शादी की, जाहिल इंसान। इसके बाद कुछ मुकद्दर सी हो गईं और गमगीन होकर नाश्तेदान में से इमरतियाँ निकाल कर गम गलत करने लगीं। ए खुदा, तू जब दुआएं कबूल करने पर आता है तो यूं दुआ कबूल करता है। तेरे बंदों को किसी कल चैन नहीं, ये तेरी नाचीज़ बंदी तन्हा थी। उसने दूसरा हट चाही तो तूने यूं की, अजाब की तरह मुसाफिर नाजिल करना शुरू कर दिए और मुसाफिरों से ज़्यादा असबाब। वैसे भाई, हमें क्या हक कि बेबात तेरी मसलिहत में दाखिल दें, मगर परवरदिगार इतना तो सोचा होता कि इंसानों में जितनी तूने बर्दाश्त दी है उतना ही बोझ लाद। कहते हैं हम तो बस। और मैं दिल में डरी कि अगर दुआओं के कबूल होने का यही ढंग रहा तो कहीं वो शौहर के लिए जो अभी अभी दुआ मांगी थी उसका भी कुछ ऐसा ही किस्सा ना हो जाए और ले चला चल एक पे एक, मेरा तो दम टूट जाएगा। मैं एक ही कमीज में बटन लगा दूं और चाय बना दूं तो बहुत जानो, मुझसे भला इतने काहे को झेले जाएंगे। सुस्त मिट्टी वैसे ही हूँ। अब इतने मियाँओं को कौन बैठ के भुगतेगा। कहते हैं कि डाकखाने में अगर भूले से कोई गलत खत पढ़ा जाए तो थोड़ी सी रिश्वत लेकर वापस ले सकते हैं। काश दुआओं के मामले में भी कुछ ऐसा ही इंतज़ाम होता, मगर दुआ एक दफ़ा मांगी जा चुकी थी और पै दर पै कबूल हो रही थी। नई हमसफ़र बहुत ही खलील मालूम होती थी और ज़रूरत से ज़्यादा रकीब उल कल्ब, कुछ साजक सी शायराना बीमारी, कुछ आहिस्ता बोलने की आदि। मुझे उन पे बेबात प्यार आने लगा। हैदराबाद जा रही हैं आप? उन्होंने बड़े वसूख से पूछा। मैं डरी कि इनकार करूंगी तो खफा हो जाएंगी, लिहाजा बड़ी आजिजी से इनकार किया और बताया कि बम्बई जा रही हूँ। अहमदाबाद से आई होंगी। किस होशियारी से वो पुरानी बोतलों में नई दवा भर भर कर सर सहला सहला कर पिला रही थीं, मगर उनका चेहरा इस कदर रोया हुआ था कि दिल दुखाने की हिम्मत न पड़ी। मैंने बताया, पढ़ती हैं वहाँ? जी नहीं, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरे एक चचा के साले की खाला भी बम्बई में रहती हैं, उनसे मिलिएगा। मैंने वायदा कर लिया। भला मैं कहाँ उनके चचा के साले की खालाओं को ढूंढती फिरती। वहाँ आपके वालिद वालिदा हैं? नहीं, मेरे बोलने ही ना दिया, खुद बोली। अच्छा, आपके शौहर होंगे। घन, वो देखिए, घुमा फिरा कर वही एक टांग मुर्गे की। शौहर शौहर, हिंदुस्तान के शौहर इस कदर मरखने, नाके काट लें, तलाक़ें दे दें, बड़ी मुश्किल से मिलें, और मिलें तो निखट्टू, डंडीबाजी करें, जुआ खेलें, मगर बीवियां हैं कि वारी जा रही हैं। जिसे देखिए अपने या पराए शौहर का रोना रो रही हैं। कुंवारियां हैं तो शौहर के गीत गा रही हैं, ब्याहियां हैं तो प्रीतम पर फिदा, और ये प्रीतम कुत्ते खून थुकवाए दे रहे हैं। इन मजालिम माशुकाना पर तो ये हाल है, अगर जरा लाड़ कर लेते तो जाना क्या होता। मैंने सोचा, मियाँओं के जुल्म में भी कुछ मसलियत है। कहाँ रहती हैं आप? बम्बई में? कितने बच्चे हैं आपके? मैं तो सोच में पड़ी थी और फिर वो मियाँ के बाद बच्चों की तादाद पर उतर आई। 8, मैंने प्लेटफॉर्म पर तख्ते गिनते हुए कहा। ये रेलों के साथ मुसाफिरों से ज़्यादा कुत्ते कहाँ से आते हैं? 8? हाँ, क्यों, आप बुरा क्यों मानती हैं? यकीन ना आए तो उतर कर गिन लीजिए। अब मैं रास्ते में कैसे उतरूं? हाँ, इंशाअल्लाह कभी अगर आना हुआ मेरे चचा के साले की खाला के यहाँ तो खैर, मगर बहन मालूम नहीं होता मुँह से। मुँह से मालूम ही क्या होता है, मैंने फ़लसफ़ियों के से अंदाज में कहा। जब दुनिया से मुझे नफ़रत होने लगती है और हर चीज़ नीम मुर्दा और उदास लगने लगती है तो मेरे दिमाग में फ़लसफ़ा भरने लगता है।
शादी को कितने बरस हुए? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। 4 बरस 3 महीने और 8 बच्चे। ए बहन, मैं समझी थी चलो होंगे, मगर वो बहुत गमज़दा सी हो गई। मुझे रहम आ गया, मगर मैंने तहैया कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए और नहीं दबूंगी, वरना बच्चों के बाद ये नवासे और पोते भी मेरे ही सर मढ़ देंगी। और वो बीबियाँ जो मेरे हाले जार से वाकिफ़ हैं। मैं ऊँघ ना चुकी, फिर खामख्वाह की लय दे पड़ेगी। 8 बच्चों से वैसे ही रूह कब्ज़ हुई जा रही थी। हाँ हाँ, कहती तो हूँ 8। माशाअल्लाह सब जिंदा हैं, मगर बहन ये हुए कैसे? कैसे होते हैं? जैसे दुनिया जहान में होते हैं वैसे ही हुए होंगे। मेरा मतलब है 4 साल में। हाँ मैं समझी। अच्छा, ये मालूम करना चाहती हैं आप तो ये हुआ कि कभी 2 कभी 3 और हाय हाय, वो लर्जी और मुझे बुरा लगा। आखिर ये कौन होती है बुरा मानने वाली? ये मेरा ज़ाती मामला है, आखिर इन्हें क्या? चाहे कोई एक बच्चा दे चाहे 10। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली मुलाकातें जाग उठी। सुना बहन, इनके 2-2 3-3 साथ हुए बच्चे, उन्होंने शिकायत की। और वो घबरा कर अपने बच्चे गिनने लगी, क्योंकि सिवाय बच्चों के उन्होंने कुछ नहीं सुना। क्या किस्सा है? दूसरी बोली। जब मामला खूब समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुई। अभी कहती थी शादी नहीं हुई और अभी 2-2 3-3 बच्चे होने लगे। एक ने डांटा। मेरी क्यों ना होती शादी, खुदा ना करे तुम्हारी ही नहीं हुई होगी। बात बिगड़ने लगी। पास से एक टिकट चेकर गुजरे, या जाने कौन थे, मुझे तो हर रेल का नौकर टिकट चेकर सा ही लगता है। मैंने झुककर उससे वक्त पूछा तो बताने के बाद मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुराते हुए चल दिए। तुम तो कहती थी अकेली जा रही हूँ, और ये मेरा नवासा है। कब्ल उसके कि वो कोई रोमांटिक सा रिश्ता कायम कर लेती, मैंने खुद ही अपने लिए फ़ैसला कर लिया। नवासा? तीनों चीखी। या अल्लाह, ये आज उन लोगों को मुझ में कहाँ का बैर पड़ गया था कि मेरे कुनबे के हर फर्द के जिक्र पर बन बन कर चौंक रही थी। क्या कहती है लड़की, ये तेरा नवासा? तो आपको क्या बहन, बाल तो सफ़ेद रखे थे उनके। दूसरी बोली। नज़ले से हो गए होंगे, मैं बड़बड़ाई। और फिर मैं बिल्कुल खिड़की के बाहर झांकने लगी। खुदकुशी को दिल ना चाहा, चलती रेल से उतरने की प्रैक्टिस ना की। ज़मीन सख्त और आसमान दूर। होनहार बात होकर रहती है। जब जायद सामान तुलवा कर बिल्टी देने लगा तो क्लर्क ने कहा, आपका नाम? शौहर का नाम? चुगत, मैंने दांत पीस कर कहा। चोखे? क्या औंधा नाम है? उसने मुतअज्जिब होकर कहा। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेज चोखे बनाकर रसीद दी तो मैंने उसके मुंह पर अपना बटुआ मैं एक अदद मोटी किताब के खींच मारा, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शौहर की खातिर। अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई एक मज़ेदार कहानी, एक शौहर की खातिर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।